बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आप तमाम दोस्तों की तशरीफ़ आवरी का। सबसे पहले मैं कल बलूचिस्तान में जो बड़ा अफसोसनाक दहशतगर्दी का वाक़या हुआ, जिसमें 6 हमारे फ़ौजी भाई, एक अफसर, 5 जवान अल्लाह ताला को प्यारे हुए, शहीद हुए, उसकी सख्ती से मज़म्मत करना चाहूँगा। परवरदिगार से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे इन जवानों की, अफसरान की, हमारी कौम की जो कुर्बानियाँ हैं, इसको रायगा ना जाने दे। हमारी प्यारे पाकिस्तान को इसी तरीके से कायम दायम रखे, और जो बुरी नज़र लगाने वाले हैं, जो साजिशें करने वाले हैं, उनको अल्लाह ताला नेस्त व नाबूद फरमाए। मैं उन तमाम फ़ौजी भाइयों के घर वालों से, पसमानदगान से, उनके लवाहिकीन से दुआ करना चाहूँगा, ताज़ियत करना चाहूँगा। अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, उनकी क़ुरबानियों को कभी भी रायगा ना जाने दे। इसके साथ साथ 25 दिसंबर गुज़री है। क्रिसमस के हवाले से तमाम मसीही बिरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद देना चाहूँगा। अभी वज़ीर आला हाउस में वज़ीर आला सिंध ने मसीही बिरादरी के साथ क्रिसमस का केक काटा, ताकि उनके इस खुशी के त्यौहार में, खुशी के दिन सिंध हुकूमत भी और सिंध की आवाम भी अपने मसीही भाई बहनों के साथ शाना बशाना खड़ी है। और अब चूँकि 27 दिसंबर आने को है, कल भी दहशतगर्दी का एक अफसोसनाक वाक़या हुआ। पिछले दिनों इस्लामाबाद में एक और दहशतगर्दी का वाक़या हुआ, जिसमें एक बहादुर पुलिस वाले ने बड़ी जुर्रत के साथ, बड़ी मेहनत के साथ एक बड़े नुकसान से इस कौम को बचाया। मैं समझता हूँ इस मुश्किल वक्त हमें इत्तेहाद का मुज़ाहरा करने की ज़रूरत है। हमें एक मुत्तहद कौम होने के नाते उन दहशतगर्दों को बताने की ज़रूरत है कि ये कौम इस दहशतगर्दी का माजी में भी कला कमा किया है, और इंशाअल्लाह एक बार फिर ये कौम मजबूती के साथ, बहादुरी के साथ इन तमाम मुश्किल वक्त को देखने में कामयाब होगी इंशाअल्लाह। अफसोस इस बात का है कि पिछले 4 सालों में इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में इकनॉमिक टेररिज्म पाकिस्तान के साथ हुआ, मुआशी दहशतगर्दी। जब आपने देखा कि 4 सालों में गरीब आदमी हो, मज़दूर हो, किसान हो, आप मीडिया वर्कर्स हों, सियासतदान हो, कोई भी हो, मुआशरे के किसी भी तबके से आपका ताल्लुक़ हो, इमरान खान साहब की जो इकनॉमिक पॉलिसीज़ थी, मुआशी पॉलिसीज़ थी, उसका ख़मियाज़ा हम सब ने भुगता। यहाँ तक कि पाकिस्तान नाउज़ुबिल्लाह डिफ़ॉल्ट सिचुएशन में आने को था अगर इमरान खान साहब की हुकूमत इसी तरीके से चलती। और इसलिए मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब ने अपने 4 साल इक़्तिदार में इकनॉमिक टेररिज्म की, और आज भी जब एक तरफ हम दहशतगर्दी का सामना कर रहे हैं, इमरान खान साहब की जो पॉलिसी है, अपनी ज़ात से इश्क़ है सच्चा, बाकी सब अफसाने हैं कि मैं अगर इक़्तिदार में हूँ तो सब कुछ है, अगर मैं वज़ीर आज़म हूँ तो सब कुछ है, अगर मैं मुल्क चला रहा हूँ तो सब कुछ है। मैं अपनी ज़ात, एक आदमी की ज़ात और 22 करोड़ अवाम, वो अपने आप को, अपनी ज़ात को हाकिम कहता है, हमको महकूम कहता है, और उसी तरफ उसकी पॉलिसीज़ हैं, उसी तरफ उसकी सियासत है। और मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस वक्त जब पाकिस्तान उनकी इकनॉमिक टेररिज्म की वजह से हमारी मईशत एक मुश्किल दौर से गुजर रही है, हालिया बारिशों, सैलाब की वजह से पाकिस्तान की मईशत एक मुश्किल दौर से गुजर रही है। जो बैनुल-अक़वामी हालात हैं, रूस यूक्रेन के हवाले से जो एनर्जी क्राइसिस है दुनिया भर का, जिसका इम्पैक्ट
हमारे ऊपर भी आ रहा है, बजाय इसके कि इस वक्त हम मुत्तहद होके उस इकोनॉमिक टेररिज्म का भी सामना करें, उस फिजिकल वायलेंट टेररिज्म का भी सामना करें, दहशतगर्दी का सामना करें, और हमारे जो सैलाब मुतासरीन भाई बहन हैं उनकी मुश्किलात को कम करने के लिए अपना किरदार अदा करें, अपनी पॉलिसी से, अपने कौल से, अपने ऐलानात से हम ये जो सियासी अफरा तफरी की सिचुएशन है इसको ख़त्म करें, ताकि पॉलिटिकल सर्टेनिटी हो। और पॉलिटिकल सर्टेनिटी इसलिए हो कि पॉलिटिकल सर्टेनिटी होगी तो इकोनॉमिक सर्टेनिटी होगी। जो आपका इन्वेस्टर है, जो बिजनेसमैन है, वो घबराहट का शिकार होता है जब सियासी अफरा तफरी क्रिएट की जा रही होती है। और इमरान खान साहब अपने इश्क में, अपनी ज़ात से जो उनका इश्क है, उस इश्क में बार बार ऐसे बयानात देते हैं, उन बयानात पर कलाबाजियाँ खाते हैं जिसका नुकसान पीपल्स पार्टी PMLN को नहीं हो रहा, इसका नुकसान पाकिस्तान को होता है। अगर पाकिस्तान में ज़र मुबादला नहीं आएगा, अगर पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं होगी तो कोई खुशी की बात नहीं है। अगर रेमिटेंसेस पाकिस्तान में नहीं आएंगे तो खुशी की बात नहीं है। आज अगर गैस की शॉर्टेज है तो उसमें एक वजह, खान साहब आप 4 साल इक़्तिदार में थे, आपने ऑयल एक्सप्लोरेशन के लिए, गैस एक्सप्लोरेशन के लिए कुछ नहीं किया। आपके वुज़रा हेलीकॉप्टर में बैठ के सेल्फियाँ खींचते थे, ऐलानात करते थे कि हाँ बहुत बड़े हमने ज़खायर ढूंढने जा रहे हैं। ढूंढने से पहले ऐलान हो जाता था, क्यों? क्योंकि ब्रेकिंग न्यूज़ बनानी थी। लेकिन आपने देखा कि होता कुछ भी नहीं था। आपने LNG कि जब बिल्कुल लोएस्ट प्राइसेस थी, बार बार मीडिया कहता रहा, हम लोग कहते रहे भाई स्पॉट बाइंग कर लें, प्राइसेस कम है, आज खरीदेंगे कल इसका फ़ायदा होगा आपको। जिस तरह अभी बैनुल-अक़वामी क़ुव्वतों ने ख़रीद ली है गैस, आप ख़रीद लें, ये गैस आपके काम आएगी सर्दियों में। ये पिछले साल की बात है। गरीब का चूल्हा जलेगा, सनतें चलेंगी, ट्रांसपोर्ट चलेगी, लेकिन नहीं, क्योंकि इंटरेस्ट अफरा तफरी थी। जब हुकूमत में थे तब भी अफरा तफरी क्रिएट करनी थी, जब हुकूमत से चले गए तब भी अफरा तफरी क्रिएट करनी है। अप्रैल से सुन रहे हैं असेंबलियां तोड़ देंगे, अप्रैल से सुन रहे हैं असेंबलियां तोड़ देंगे। क्या मकसद है इसका, इस ऐलान का? वो भाई तोड़ दिया, तोड़ दो। अप्रैल से बार बार लोगों को गैर यकीनी की कैफियत में मुब्तला करना कि मैं पंजाब असेंबली तोड़ दूंगा, मैं खैबर पख्तूनख्वा असेंबली तोड़ दूंगा, मैं खैबर पख्तूनख्वा असेंबली तोड़ दूंगा। आखिर में अभी दिसंबर के महीने में बार बार कहते रहे बस बड़ा ऐलान, बड़ा ऐलान, बड़ा ऐलान, फिर तोड़ने का ऐलान नहीं किया, कहा कि फलां तारीख को तोड़ दी जाएगी। और फिर माशाल्लाह ये भी इमरान खान साहब ही कर सकते हैं कि अदालत में अंडरटेकिंग दे के आते हैं कि हम असेंबली नहीं तोड़ेंगे। आप ये सोचिए कि अदालत में वो बंदा जो बार बार बबांगे दोहल कह रहा है कि मैं असेंबलियां तोड़ दूंगा, उसका वजीर आला अदालत में अंडरटेकिंग देके आता है कि नहीं सर, माय लॉर्ड, मी लॉर्ड, योर ऑनर, हम असेंबलियां नहीं तोड़ेंगे। खैबर पख्तूनख्वा का वजीर आला जो बजाय इसके कि पेशावर में हो, बन्नू में हो, मीरानशाह में हो, मालाकंड में हो, लोगों के साथ हो, वो लाहौर में इमरान खान साहब के घर के बाहर बैठा हुआ पहरा दे रहा है और कहते हैं असेंबली तोड़ने का फैसला पंजाब के बाद किया जाएगा। ये वो माइंडसेट है जो हमें समझने की ज़रूरत है कि खान साहब नहीं चाहते कि मुल्क के अंदर पॉलिटिकल सर्टेनिटी हो, वो नहीं चाहते कि स्टेबिलिटी आए। क्यों? क्योंकि उनका इंटरेस्ट पाकिस्तान से नहीं है, पाकिस्तान की आवाम से नहीं है, उनका इंटरेस्ट ऐन से इमरान से है।
इक़्तिदार से और किसी और चीज़ में उनका इंटरेस्ट नहीं है। और इसका आप मवाजना करें बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से कि जब ऑपोजिशन में थे और कोई भारतीय रिपोर्टर पाकिस्तान के खिलाफ बात करता था, पाकिस्तान की आर्मी फौज के खिलाफ बात करता था, तो बिलावल भुट्टो जरदारी सियासत नहीं करते थे उसके ऊपर, पाकिस्तान का दिफा करते थे, पाकिस्तान के इदारों का दफा करते थे। क्यों? क्योंकि हमारे स्टेक्स इस मुल्क के साथ हैं। ये पाकिस्तान है तो हम हैं। इदारे मजबूत होंगे, पाकिस्तान मजबूत होगा। वही बिलावल भुट्टो जरदारी, जब सैलाब की कैफियत आई, इमरान खान वजीर आजम थे, आप सबको याद होगा 2019-20 में सैलाब आया, इमरान खान साहब ने गवारा नहीं किया सूबाई सिंध के अजला का दौरा करना। बोलते ना हेलीकॉप्टर में बंदा आ जाए, फोटो ही खिंचवा ले। इसके बरक्स जब इस साल ये मुश्किल वक्त पाकिस्तान में आया तो वजीर आजम हो, वजीर खारजा हो, उन्होंने जगह जगह का विजिट किया, दौरा किया, लोगों के साथ बैठे, उनकी मुश्किलात को जाना। इमरान खान साहब ने टेलीथॉन की, कहा पैसे इकट्ठा करेंगे, फिर लोगों ने कहा पता नहीं कितने अरब रुपए इकट्ठा कर लिए। आज तक ये कौम हिसाब मांग रही है वो पैसे कहाँ हैं। और तोशा खाने के जो अब स्कैंडल सामने आ रहे हैं, अब तो डर है, खौफ है, परेशानी है कि जो चंदा वगैरह मांगते जाता कहाँ है। शौकत खानम के लिए जो पैसे मांगते पता नहीं कहाँ जाते हैं। अभी तक किसी को नहीं पता कि खान साहब ने जो अरबों रुपए इकट्ठा करने का दावा किया था वो कहाँ है। इसके बरक्स बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने पाकिस्तान का मुकदमा बैनुल अक़वामी सतह पर रखा। जो लोगों की तकलीफ थी, परेशानी थी, वो बताई। यूनाइटेड नेशंस का जनरल सेक्रेटरी हो, सेक्रेटरी जनरल हो, बैनुल अक़वामी लीडरान हो, उन्होंने पाकिस्तान का रुख किया, पाकिस्तान आए, फंड रेजिंग हुई। न्यूयॉर्क के अंदर अक़वाम मुत्तहिदा की सतह पर फिर इस मामले को टेकअप किया गया। शर्म अल शेख में COP27 बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की काविशों से कामयाबी के साथ मुनक्किद की गई, ताकि क्लाइमेट चेंज, जिसके वजूहात बहुत सारी हो सकती हैं, बहुत लोग जिम्मेदार हो सकते हैं, उसका खमियाजा पाकिस्तानी कौम भुगत रही है, हम भुगत रहे हैं। बैनुल अक़वामी क़ुव्वतों को कन्विंस किया कि आपकी वजह से हम तकलीफ में हैं, और इस तकलीफ के वक्त अगर आप हमारा साथ नहीं देंगे तो ये ज्यादती होगी। और आपने देखा कि COP27 एक बड़ा सक्सेसफुल इवेंट बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की काविशों से, कोशिशों से मुनक्किद हुआ। और नतीजा अब ये है कि सिंध हुकूमत तमाम सेक्टर्स जहाँ पे लोग तकलीफ से गुजर रहे हैं, परेशानी से दुचार हैं, उनको रिलीफ का सिलसिला जारी हो रहा है। पहली चीज़, तकरीबन 18 लाख घर हालिया बारिशों से मुतासिर हुए। हमारे तकरीबन 24 अजला हैं सूबाई सिंध के जो मुतासिर हुए, उसमें 18,80,000 घर हैं जो कि मुतासिर हुए। कुछ कंप्लीटली तबाह हो गए, कुछ पार्शली जिनको नुकसान पहुंचा। पहला काम जो सिंध हुकूमत ने मैनेज किया है वो $1.5 अरब सिंध हुकूमत अपने सैलाब मुतासरीन के घरों की बहाली के लिए खर्च करने जा रही है, जिसके तहत उन $1.5 अरब से, जो कि सिंध हुकूमत ने वर्ल्ड बैंक के ताउन से, कुछ अपनी फंडिंग से और कुछ फेडरल गवर्नमेंट से भी ले रहे हैं, हम इनको लुक आफ्टर करेंगे। 18,80,000 घर इंशाल्लाह बना के देंगे। 3 लाख पर घर कॉम्पनसेशन दी जाएगी। और मैंने जैसे पहले आपको बताया था कि इसकी ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए इसको स्टैगर किया जाएगा कि 3 लाख एक साथ नहीं दे दिए जाएंगे, इसको किस्तों में दिए जाएंगे, ताकि लोग वो खर्च करें अपने घर को बनाने में, घर को बेहतर बनाने में, क्लाइमेट रेजिलिएंट घर बनाने की कोशिश करेंगे ताकि मुस्तकबिल में ये परेशानी ना हो। तमाम उसके ऊपर काम हो चुका है और थर्ड पार्टी से वेरिफिकेशन कराई जाएगी। वेरिफिकेशन के बाद इंशाल्लाह पेमेंट की जाएगी। उसी तरीके से चूँकि हम एक ज़रई मुल्क हैं और मैं समझता हूँ कि ज़राअत इस मुल्क के लिए गेम चेंजर हो सकती है, बिकॉज पाकिस्तान की तकरीबन 65% आबादी का ताल्लुक ज़रई शोबे से है। इमरान खान साहब के दौर में
गंदम हो, चीनी हो, कपास हो, हम सब कुछ इंपोर्ट कर रहे थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने हारी को, किसान को कोई इंसेंटिव फराहम नहीं किया, कोई सपोर्ट करने के लिए कोई पॉलिसी नहीं लेके आए। आपको याद होगा परवेज मुशर्रफ दौर में पाकिस्तान गंदम को इंपोर्ट करता था। आसिफ जरदारी साहब 2008 में जब इक़्तिदार में आए, पीपल्स पार्टी आई इक़्तिदार में, हमने प्रो फार्मर पॉलिसीज़ इनिशिएट की, इम्प्लीमेंट की, और नतीजा ये हुआ कि 3 साल के छोटे से अरसे में पाकिस्तान गंदम इंपोर्ट करने के बजाय गंदम को हमने एक्सपोर्ट करना शुरू किया। ये होती हैं पॉलिसीज़ जिसका फ़ायदा कौम को होता है। तो अगेन हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था कि पानी की निकासी को यकीनी बनाएं ताकि अपनी ज़मीन को तैयार किया जा सके कि वहाँ पर काश्त हो सके। और सबसे बड़ा चैलेंज था हमारे लिए कि अक्टूबर के एंड में, नवंबर के महीने में हमारे यहाँ गंदम की काश्त होती है, दिसंबर में भी होती है कुछ जगहों पर। उस काश्त को यकीनी बनाया जाए। और मुझे खुशी होती है आपको बताते हुए कि गंदम की काश्त अल्हम्दुलिल्लाह सूबा सिंध के उन मुतासर अजला में की गई है। हमने पानी को यकीनी बनाया और ये हुकूमत सिंध की आवाम की एक बड़ी कामयाबी है कि अनप्रेसिडेंटेड बारिशों के बावजूद, जो आज से 3 माह पहले, 2.5 माह पहले आपको हर जगह पानी पानी नज़र आता था, 90% एरिया से हमने पानी को, निकासी को यकीनी बनाया और आज अल्हम्दुलिल्लाह काश्त हुई। और हम पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अगले 3 से 4 माह के अंदर जो उसका रिज़ल्ट आएगा वो बड़ा पॉजिटिव रिज़ल्ट होगा पाकिस्तानी कौम के लिए। ज़राई सेक्टर में 5,000 पर एकड़ अगेन कॉम्पनसेशन अपने हाली को हम देने जा रहे हैं, जिसकी टोटल कॉस्ट तकरीबन 13.5 अरब रुपये होगी। ये भी सिंध हुकूमत कर रही है, जिसका फ़ायदा हमारे किसान को होगा। और हम समझते हैं किसान मजबूत होगा, पाकिस्तान मजबूत होगा। जितना 5,000 पर एकड़, 5,000 रुपये पर एकड़ जो है वो दे रहे हैं। वो 5 लाख एकड़ का ऐलान इमरान खान साहब शायद कर सकते हैं, क्योंकि उनको देने में तो नहीं है उनको। इसका टोटल क्या बताया? टोटल 13.5 अरब रुपये बनते हैं। ये मैं सूबा सिंध की बात कर रहा हूँ, सिंध हुकूमत जो कर रही है। इसी तरीके से इरिगेशन सेक्टर, ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज इसलिए था कि आपको अपनी काश्त करने के लिए, बीज बोने के लिए जो इरिगेशन का नेटवर्क आपका तबाह हुआ था उसको भी रिस्टोर करना था, उसको भी रिवाइव करना था। उसके ऊपर तकरीबन कोई $200 मिलियन सिंध हुकूमत खर्च कर रही है ताकि आपका इरिगेशन सेक्टर को रिस्टोर किया जा सके। बहुत सारी जगहों पर काम हो गया है और पानी की निकासी को यकीनी बनाया गया और इसकी वजह से कामयाब हुए। और इसी तरीके से सिंध भर में सड़कों की मुरम्मत के लिए, सड़कों की रिहेबिलिटेशन के लिए तकरीबन $200 मिलियन, जो कि तकरीबन लगभग कोई 50 अरब रुपए बनते हैं, उसको सिंध हुकूमत आइंदा चंद दिनों में खर्च करने जा रही है ताकि आपकी सड़कों की भी रिहेबिलिटेशन की जा सके। बातें बताने का मकसद ये है कि बातें बड़े लोग करते हैं, काम कम लोग करते हैं। और ऐलान करने से, बातें करने से लोगों के मसाइल हल नहीं होते। मसाइल तब हल होते हैं जब आप उनकी नुमाइंदगी करते हुए उनके मसाइल को हल करने के लिए काम करते हैं, काविशें करते हैं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने उस अवाम का मुकदमा रखा, सिंध हुकूमत से बार बार लड़ाई की, बताया कि आप कैसे इमीडिएटली रिलीफ देंगे, कैसे प्रोसेस को आप स्पीड अप करेंगे, एक्सपेडाइट करेंगे। और आज माशाल्लाह सिंध हुकूमत ये तमाम चीज़ें करने जा रही है। और मैं, चूँकि 27 दिसंबर आने को है, जहाँ मैं शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को खिराजी अक़ीदत पेश करना चाहूँगा, एक शहरी के तौर पर, एक सियासी कारकुन के तौर पर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक कारकुन की तौर पर मैं ये बताना चाहूँगा कि आज 15 साल गुजरने के बाद भी जो शहीद बीबी की मोहब्बत थी पाकिस्तान की आवाम से, वो उनके ख़ाविन, उनके साहबजादे उस मोहब्बत को निभा रहे हैं। और आज भी अगर कोई लीडर अवामी इशूज़ की जिद्दोजहद कर रहा है, इन इशूज़ को उजागर कर रहा है और मसाइल को हल करने के लिए काम कर रहा है, तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। साहब ये बताते हैं कि मुत्तहिदा कौम मूवमेंट के साथ आपका एक मुआहिदा हुआ था, उसके बाद हमने देखा कि दौर तब्दील हो गया, मेयर भी तब्दील हो गया कराची का। इसके अलावा हमने देखा कि जो बल्दियाती बिल है उस पर भी तरामीम हुई। इसके बावजूद जो वसीम अख्तर साहब हैं वो सख्त बयान दे रहे हैं पीपल्स पार्टी के खिलाफ, सिंध हुकूमत के खिलाफ। और इसमें क्या मामला है? क्या आपकी कारकर्दगी इसमें शामिल है, क्योंकि उसके दौर में कारकर्दगी का गुजारा नहीं हो सका, कि कुछ और वजूहत हैं, वो क्या हैं? और दूसरी बात, हाफिज नईम ने तो बहुत बड़ी बात कही थी
बारी बारी चलते हैं, मैं बारी बारी। रेड लाइन का भी उन्होंने आज किसने? नईमुर रहमान ने। मतलब कराची की बेहतरी, कराची की तरक्की अगर हो रही है, कराची के लोगों को अगर अच्छी बसें मिलेंगी, डेडिकेटेड रूट मिलेंगे कि लोग एक डेडिकेटेड रूट के ज़रिए आसानी से मौसमियात से, मलीर के एरिए से, गुलशन इकबाल के एरिए से, नीपा के एरिए से सदर तक जा पाएंगे, नुमाइश तक जा पाएंगे, इसकी मुखालफत की है उन्होंने। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये उनका किरदार बता रहा है इंजीनियर हाफिज़ नईमुर रहमान साहब का। मैं भी, सवाल बड़ा अहम है, तनकीद कौन कर रहे हैं? वसीम अख्तर साहब। वसीम अख्तर साहब मुशीर दाखिला थे सूबाई सिंध के। 12 मई 2007 किसके दौर में हुआ था? वसीम अख्तर साहब के दौर में हुआ था। आप कुछ दोस्त जो पुराने रिपोर्टर्स हैं, मीडिया हाउसेस का घेराव 12 मई 2007 को सबको याद है। वो आदमी कह रहे हैं, वो आदमी जो 4 साल तक सिवाय तनकीद के, सिवाय मायूसी के कुछ नहीं बेचा उस आदमी ने, वो आदमी तनकीद कर। तो उनको छोड़ दीजिए, उनको अपने हाल पर छोड़ दीजिए। मैं समझता हूँ मायूसी, नेगेटिविटी जिन लोगों को बेचनी है वो यही करते रहेंगे, बिकॉज उनके अंदर वो काम करने की ना सलाहियत है, ना वो काम करना चाहते हैं। और यही कराची वालों को समझने की ज़रूरत है कि एक दावेदार वसीम अख्तर साहब हैं, उनका माजी ये है, माजी से सबक सीखें, और एक नईमुर रहमान साहब हैं जो रेड लाइन की मुखालफत कर रहे हैं। मतलब ये कुछ लोग हैं जिनका काम है डेली सुबह 10-11 बजे उठें, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर नईमुर रहमान साहब कहेंगे यार पीपल्स पार्टी अच्छा काम कर रही है, तो उनका सियासी मंजन कौन बेचेगा? अगर वसीम अख्तर साहब ऐसे कागजात फेंकते थे ना वो, हाँ, पूरे 4 साल मजे किए, पूरे 4 साल, और फिर आखिर में कागज फेंक के चले गए। अगर वसीम अख्तर साहब मुस्बित बात करेंगे तो फिर ब्रेकिंग न्यूज़ तो नहीं बनेगी ना, कवरेज तो नहीं होगी ना उसकी, तो नेचुरली फिर वो नेगेटिविटी बेचते हैं। मैं समझता हूँ कि कराची वालों के सामने ये चीज़ अब आया हो चुकी है कि उनको मायूसी नहीं चाहिए, उनको काम चाहिए, उनको बेहतरी चाहिए। वो बेहतरी जो 1122 के शक्ल में पीपल्स पार्टी ने करके दी उनको, ये बेहतरी जो पीपल्स बस सर्विस की शक्ल में पीपल्स पार्टी ने करके दी, ये बेहतरी जो NICVD, JPMC, NICH, डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी की शक्ल में कराची वालों को दी, SIUT इंडस हॉस्पिटल को अरबों रुपए की ग्रांट देके वो बेहतरी की। उनको वो बेहतरी चाहिए जो चाइल्ड लाइफ सेंटर आपके गरीब बच्चों को कोरंगी के अंदर सरकारी अस्पताल में या बासी शहीद अस्पताल के अंदर मुफ्त इलाज सिंध हुकूमत की फंडिंग की वजह से फराहम कर रहा है, उनको वो बेहतरी चाहिए। कराची वाले फैसला करेंगे, तो उनको ये मायूसी नहीं चाहिए, उनको वो मेयर नहीं चाहिए जो कहे मेरे पास इख्तियारात नहीं है, उनको वो मेयर चाहिए जो बुरा वक्त हो, तकलीफ हो, परेशानी हो, बारिश की सिचुएशन हो, सड़कों पर खड़ा हो, कैफे प्याला पर इमरान इस्माइल के साथ खड़े होके पराठा चाय ना खा रहा हो। कराची भर एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव के चक्कर में पूरे शहर की ऐसी की तैसी कर दी, कोई स्टैंड नहीं लिया इन लोगों ने। नस्ला टावर के लिए नईमुर रहमान साहब कोर्ट में तो चले गए, तबाही की इब्तिदा जो कमर्शलाइजेशन पॉलिसी नेमतुल्लाह साहब ने की थी, जमात इस्लामी ने की थी, कभी उसके बारे में तो बात करें ना। तो खुदारा मैं समझता हूं मायूसी से कुछ नहीं होता, मायूसी कुफर है। चीज़ों को बेहतर होने की ज़रूरत है, हमने चीज़ों को बेहतर किया है, और इंशाअल्लाह कराची वालों का फैसला ये करना है कि उनको मायूसी का सफ़र चाहिए या बेहतरी का सफ़र चाहिए। और मैं बहसियत कराची वाले के इस शहर में पैदा हुआ हूँ, पला बड़ा हूँ, मैं समझता हूँ बेहतरी का सफ़र मुस्तफ़ीद होगा हमारे लिए, हम सब के लिए। बहुत शुक्रिया। ये करके मुमलिकत के बयान पर आपका रेस्पॉन्स चाहिए। कह रहे हैं कि 2018 के आम इंतखाबात और सेनेट इलेक्शन में बाजवा साहब ने उनकी हिमायत की थी, मदद की थी, ये सदर मुमलिकत साहब कह रहे हैं, और इमरान खान अगर 25 मई की कॉल ना देते तो शायद इंतखाबात के हवाले से समझौता भी हो जाता। तो क्या रेस्पॉन्स? हम तो हमेशा से कहते थे,
हम तो हमेशा से कहते थे कि पीटीआई आवाम की वजह से नहीं आई है, तो अब इमरान खान साहब भी यही कह रहे हैं, आरिफ अलवी साहब भी यही कह रहे हैं। ऐन से आरिफ है, ऐन से इमरान है, लेकिन ये आरिफ और इमरान का आवाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और ये खुद माशाअल्लाह, आज खुद माशाअल्लाह इस तरह की बातें करके इस बात की नफ़ी कर रहे हैं कि इनका आवाम से कोई ताल्लुक़ नहीं। नंबर एक। नंबर दो, मैंने अपने बड़े बूढ़ों से सुना है कि इंसान की सबसे बड़ी बुराई होती है मोहसिन कुश होना। मेरे ख्याल में आप लोग भी इस बात से इत्तफाक करेंगे, मोहसिन कुश नहीं होना चाहिए। तो ये तो इतने बड़े खुदकुश हैं कि अपने मोहसिनों के साथ भी उनका मान नहीं रख रहे हैं। तो जो अपने मोहसिन का नहीं, वो इस कौम, इस मुल्क के अवाम का भी नहीं। जी अब अरबाब करके मैं फिर सबका ये बताएं कि इमरान खान ये कह रहा है कि मुख्तलिफ इंटरव्यूज में कि मार्च अप्रैल में इलेक्शन हो जाएंगे, इसको किसने बताया? अब देखिए, मैं एक ख़ास बात है इनकी, ये बयान देते हैं, फिर बयान से यू टर्न ले लेते हैं और फिर कहते हैं यार यू टर्न लेने वाला तो बड़ा लीडर होता है। तो पता नहीं किसकी बातों पे चल रहे हैं, कौन इनको बता रहा है, लेकिन इनकी बात का कोई भरोसा कर नहीं सकता। और जो फ़ोन करने वाले थे ना, वो भी भरोसा नहीं कर सकते। तो इसलिए मैं समझता हूँ इन बातों को सीरियस हमको नहीं लेना चाहिए। इस मुल्क में इंतखाबात का फ़ैसला आईन पाकिस्तान करेगा, आईन पाकिस्तान, इमरान खान नहीं करेगा। और वो आइन दो तरीक़ेकार देता है। एक तरीका ये है कि असेंबली अपनी मुद्दत पूरी करे, जो कि गालिबन 12 अगस्त को या 13 अगस्त 2023 में मुद्दत पूरी होगी, और उसके बाद गालिबन 60 रोज़ के अंदर इंतखाबात आइन के मुताबिक होना लाजमी है। दूसरा तरीका ये है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान सदर मुमलिकत को ये एडवाइस दें या मशवरा दें कि असेंबली को तहलील कर दिया जाए। तो एक तरफ फ़ैसला आइनी मुद्दत के हवाले से आइन में ऑलरेडी हुआ है, और दूसरा फ़ैसला वज़ीर आज़म पाकिस्तान को करना है। इसमें इमरान खान साहब का कोई लेना देना नहीं है। अनफॉर्चुनेटली खान साहब शायद आज भी वो तख़य्युलाती ज़िंदगी जो गुजार रहे हैं उस दुनिया में, वो सोचते हैं मैं अभी भी वज़ीर आज़म हूँ। तो उस वज़ीर आज़म के तौर पे वो सोचते हैं कि बस मैं आरिफ को कहूँगा, आरिफ असेंबली तोड़ दो, आरिफ कहेगा जी सर मैं तोड़ देता हूँ। ऐसे ही होता है ना। कदम मैं सॉरी, मैं आरिफ अलवी साहब, मैं बिल्कुल आपकी वो तस्दीक नहीं कर रहा, आप पाकिस्तान के सदर हैं, मैं इज़्ज़त करता हूँ, आप मेरे बुज़ुर्ग हैं, लेकिन खान साहब तो ऐसी बात करते हैं ना, तोड़ दो। तो मेरे ख्याल में जो मार्च अप्रैल की ख़बरें हो रही हैं, तो ये ख़बरें ही यू टर्न पे यू टर्न, जहाँ उन्होंने असेंबली की पंजाब के लिए बात की, केपी के लिए बात की, यू टर्न ले लिया। पिछले मार्च से अप्रैल से उन्होंने असेंबलियाँ तोड़ देंगे। मेरे ख्याल में फिर 2024 आ जाएगा, 23 आ जाएगा, 25 आ जाएगा, इनकी कलाबाजियाँ ऐसी चलती रहेंगी। फवाद चौधरी नया मंतक सामने लाया है, वो कह रहा है अब इंतखाबात होने चाहिए, हर डिवीजन के सतह पर असेंबलियाँ होनी चाहिए। ये सब कैसे होगा? ये तो सदारती निज़ाम की तरह ही होगा। आप इस पर क्या कहते हैं? आप क्यों सीरियस लेते हैं इन लोगों को? ये आइन, असल में मसला ये है कि इन्होंने आइन पढ़ा ही नहीं, कभी मुताला नहीं किया। हल्फ ले लेते हैं लोग, लेकिन कभी कागजात पढ़ने का कोशिश नहीं की। आईन पाकिस्तान में डिवीजन सतह पर तो इलेक्शन नहीं होने हैं। आईन पाकिस्तान के अंदर तो इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज होने। गालिबन 270 या 272 हमारी कौमी असम्बली की नशिस्तें हैं, उनके ऊपर इंतखाबात होने, वो इंतखाबात होंगे। कोई और तरीका तो है नहीं। पता नहीं ये क्यों गैर आइनी बातें करते हैं। ये शो करता है कि आईन पाकिस्तान से कितनी मोहब्बत है इनको और कितनी दिलचस्पी है। तो इस चीज़ों को आप छोड़ दीजिए। इधर ये इस तरफ बारी बारी आप बोलिए सवाल। की जानिब से भी और इमरान खान की जानिब से भी जो है वो वज़ीर ख़ारजा के दोनों को जो है वो तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। उनके एक्सपेंसेस को जो है वो आवाम के सामने लाया जा रहा है। वाकई जो है वो इतने एक्सपेंसेस आए, या फिर बिलावल साहब जो समझते हैं कि उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट जोड़े करके पाकिस्तान के लिए जो है वो पाकिस्तान को मुकदमा दुनिया के सामने। अच्छा, एक आप ज्यादती कर रहे हैं कि इमरान खान और हलीम आदिल शेख को आप मिला रहे हैं। यार इमरान खान का थोड़ा कद है, हलीम मतलब खुदा का वास्ता है, ये तो ना करें। खान साहब कहते हैं कि मुल्क का वज़ीर ख़ारजा दौरे क्यों कर रहा है? अगर वज़ीर ख़ारजा दौरा नहीं करेगा तो कौन करेगा भाई? कम से कम वज़ीर ख़ारजा अपने ख़ानदान वालों को,
अपने दोस्तों को, अपने रुफ़का को उम्रा कराने लेके नहीं जा रहा, जो आप उस ज़माने में तस्वीर देखते थे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, देखें इंसान सबसे ज़्यादा ख़ुद चीज़ों का रिबटल दे सकता है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने ख़ुद रिबटल दे दिया कि इवन दो उनका इस्तेहकाक है, उनका हक़ है कि बहैसियत वज़ीर ख़ारजा वो सरकारी सतह पर ट्रैवल कर सकते हैं, वो अपनी ट्रैवलिंग के अखराजात जो हैं वो ख़ुद बेयर करते हैं, अपने स्टाफ के जो अखराजात हैं वो ख़ुद बेयर करते हैं। तो इससे बड़ी तरदीद तो आ नहीं सकती। बिलावल साहब खुद कह चुके हैं। क्या इमरान खान साहब कहेंगे कि माजी में जब वो मदीना शरीफ पर लैंड करते तो ख़बर चलती थी कि खान साहब नंगे पैर मदीना शरीफ में लैंड हुए और वो मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक गए, तो बता सकते हैं कि अपने ज़ाती अखराजात पर गए थे या सरकारी अखराजात पर गए थे? तो बिलावल साहब ने तो कह दिया है कि अपने अखराजात पर्सनली बेयर कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ इस काम को तो अप्रिशिएट करना चाहिए कि ऐसा वज़ीर ख़ारजा है जो एक्चुअली कौम के ऊपर बोझ नहीं बन रहा, वो अपने एक्सपेंसेस को खुद बेयर कर रहे हैं। अच्छा, काबीना की लास्ट उसमें कोई फैसला हुआ कि इलीगल जो इमिग्रेंट है उसको निकालेंगे, उसके साथ फेडरल हुकूमत ने भी कोई नोटिफिकेशन किया कि 31 दिसंबर तक डेडलाइन है, तो ये किस तरह? ये आप देखें, आपने अपने सवाल में खुद पूछा इलीगल इमिग्रेंट। आप मुझे बताइए, क्या कोई शख्स, क्या आप इलीगली किसी परमिट के बग़ैर, किसी परमिशन के बग़ैर, किसी शनाख्त के बग़ैर, किसी पासपोर्ट के बग़ैर दुनिया के किसी भी मुल्क में रह सकते हैं? इसका जवाब है नो। तो हमारे प्यारे पाकिस्तान में अगर कोई इलीगल इमिग्रेंट रह रहा है तो कार्रवाई होनी चाहिए। जो लीगल इमिग्रेंट है, जो कानूनी प्रोसेस के साथ इस मुल्क में है, वो इस मुल्क का बाइज़्ज़त शहरी है, उसके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। उसको वो तमाम हुकूक मिलने चाहिए जो आपको, मुझे, हम सबको मिले हुए। लेकिन जिन लोगों के पास वो कानूनी दस्तावेज़ात नहीं हैं, तो मैं समझता हूँ उनके ख़िलाफ़ तो कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए थी और हो रही है। सर, कराची के ये करके मैं आपको बता रहा हूँ जी। बता दें, कराची के मुख्तलिफ अजला में तरक्याती काम तेजी से जारी थे, लेकिन अचानक से लगा ऐसा रहा कि उन तमाम तरक्याती कामों को कुछ फुल स्टॉप लग गया, रुक गया। इसकी वजह बता देगा। दूसरा आपसे सवाल ये था कि एमकेएम की जानिब से बल्दियाती हल्का बंदी तकरीबन 70 से ज़ायद यूनियन कमेटीज़ में इजाफा करने की तजवीज़ दी गई थी। क्या सिंध हुकूमत यूनियन कमेटीज़ बढ़ाने पे गौर कर रही है? इस पर क्या होगा? देखिए, हम खुद तो ये काम नहीं कर सकते, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ये काम है। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की एक दरख्वास्त सिंध हुकूमत के पास आई है, सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला था, उसके मुताबिक उन्होंने हमें दरख्वास्त दी है। सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले में लिखा हुआ है कि सिंध हुकूमत और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने इस मामले को रेस किया जाए। तो हमने पिछले हफ्ते इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से रुजू कर लिया। हमने उनकी दरख्वास्त जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भेज दी है उस अदालती फ़ैसले के साथ, और अब हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इंतज़ार कर रहे हैं कि वो अपनी क्या राय इस हवाले से देते हैं। तो अभी तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कोई जवाब हमारे पास नहीं आया है। जैसी जवाब आएगा उसकी तफसीलात आप दोस्तों के साथ शेयर कर ली जाएगी। जहाँ तक काम है, मैं समझता हूँ कि अच्छी चीज़ ये है कि जो काम स्टार्ट किए गए वो कोई डिस्क्रेशन के ऊपर नहीं स्टार्ट किए गए, उनका एक प्रोसेस था, उनको बजट में डाल के अप्रूव कराया गया, और वो तमाम के तमाम काम जो हैं वो चल रहे हैं। शायद कहीं ना कहीं, पहले मैं ख़ुद मॉनिटर कर रहा था, मैं ख़ुद जगह जगह पहुंचता था, तो शायद उसके अंदर जो काम हो रहा था उसके अंदर थोड़ी सी तेज़ी थी, शायद थोड़ी सी उसके अंदर सुस्ती आ गई हो। लेकिन मैं इसको वाज़ेह करना चाहूँगा कि मैं अभी भी बहैसियत मुशीर वज़ीर आला सिंध उन चीज़ों का मुआयना भी करूँगा, विज़िट भी करूँगा। और आपने देखा पिछले दिनों वज़ीर आला सिंध खुद 1112 के जो इमरजेंसी सेंटर थे उसका उन्होंने इफ्तिताह किया, और वहाँ पर नए एडमिनिस्ट्रेटर साहब भी मौजूद थे। तो मेरा इंटरेस्ट एक ही है कि शहर में जो काम का सिलसिला जारी हुआ है वो इसी तरीके से कंटिन्यू होना चाहिए। चेहरा कोई भी हो, इस शहर का हक़ है कि शहर में काम हो, इस शहर में बेहतरी हो। मुर्तज़ा वहाब हो, कोई और शख्स हो, उसको मेक श्योर करना चाहिए कि काम का सिलसिला इसी तरीके से जारी और सही रखा जाए, और मैं इंशाल्लाह मेक श्योर करूँगा कि काम कंटिन्यू करें। ये करके आपने कहा कि इकोनॉमिक टेररिज्म था और खान साहब को हटाया भी आईनी तरीके से गया क्योंकि जब वो नागज़ीर हो गए, तो उनके जो ये हालिया बयानात हैं उसका भी टारगेट जो है उनका वो है कि स्टेबिलिटी अनस्टेबिलिटी की बात करें, वो इकोनॉमिकली भी और पॉलिटिकली भी। तो कोई आईनी तरीका नहीं है कि इनके बयानात, जिसको ये यूटर कहते हैं, उसको कोई आईनी तरीके से इत्तेबाब किया जाए? इसका एक बड़ा आसान तरीका है, मीडिया पे रिपोर्ट करना छोड़ दें। वो जब ब्रेकिंग न्यूज़ चलाते हैं उनके बयानात पे, देखिए मैं बताऊं,
मोदी है ना, उसने गुजरात में कत्ल गारत कर दी, तबाही कर दी, वहाँ लोगों के साथ ज़्यादती जो इंडिया में इस वक्त हो रहा है वो सबके सामने है। लेकिन इंडिया अपने आप को पोर्ट्रे करता है क्या? इनक्रेडिबल इंडिया, शाइनिंग इंडिया, राइजिंग इंडिया। तो थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि हमें ये सोचना चाहिए कि कुछ कुछ बयानात ऐसे होते हैं जिसका नुकसान पाकिस्तानी कौम को होता है, पाकिस्तान को होता है, उसका किसी सियासी जमात से ताल्लुक़ नहीं है। पाकिस्तान इज़ अबव बोर्ड, पाकिस्तान किसी सियासी जमात का नहीं है, पाकिस्तान हम सब का है, 22 करोड़ आवाम का है। तो खान साहब को थोड़ा सा सोचना चाहिए कि अपने बयानात में वो पीपल्स पार्टी को या नून लीग को नुकसान नहीं पहुंचाते, वो कभी कभार पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा देते हैं। जैसे वो आपको याद होगा मलेशिया गए थे महातिर मोहम्मद से मिलने के लिए, बजाय इसके कि वो लोगों को कहते कि पाकिस्तान एक ज़बरदस्त मुल्क है जहाँ अपनी इन्वेस्टमेंट लेके वो क्या है पाकिस्तान में बहुत करप्शन है, बहुत तबाही है। तो अगर मुल्क का वज़ीर आज़म जो कि मुल्क का ब्रांड एम्बेसडर होता है, अगर वो खुद नुक्स बयान करे और अच्छाई को छुपा दे और सिर्फ नेगेटिव चीज़ों को उजागर करे तो उसका नुकसान हम सबको का। तो मैं समझता हूँ वो 4 साल में हमने देख लिया कि खान साहब ने बहैसियत वज़ीर आज़म क्या नुकसान पहुँचाया। और अफसोस की बात ये कि बहैसियत अपोजिशन लीडर के भी वो आज भी लोगों को उम्मीद नहीं दे रहे हैं, सिर्फ नुकसान पहुँचाने की बात करें। सॉरी यार, देखिए थोड़ा सा ये हमें समझने की ज़रूरत है कि इलेक्शन भी एक नॉर्मल प्रोसेस है ना। तरक्याती काम क्या रुक जाएंगे? अगर इलेक्शन का प्रोसेस 30 दिन चलेगा, 45 दिन चलेगा, तरक्याती काम नहीं होने चाहिए क्या? तो हमें थोड़ा सा इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। भाई लोगों की सेवरेज लाइन डलनी है तो सिर्फ इलेक्शन के बाद तो नहीं डलती ना वो। अगर आपकी सेवरेज चोक हुई हुई है तो वहाँ काम होने की ज़रूरत है ना। अगर आपकी सड़क टूटी हुई है तो वो काम होने की ज़रूरत है। तो मैं समझता हूँ इस मंतक को ठीक करने की ज़रूरत है। दुनिया भर में इलेक्शन और हुकूमत, गवर्नेंस और इलेक्शन साथ साथ चलते हैं और मैं समझता हूँ पाकिस्तान में भी इनको चलने की ज़रूरत है। जी हाल ही में जहाँ पे 1122 का इफ्तिताह किया वहाँ पर ग्रीन बसेस खड़ी हुई थी, 1122 की कीमती एम्बुलेंसेस खड़ी हुई थी। इसी तरह से हाल ही में यूनिवर्सिटी रोड जो है 4-5 साल पहले बना और ये रेड लाइन मंसूबा भी पहले का ही था, लेकिन अब दोबारा से पूरे रोड को खोद दिया गया। तो माले मुल्क दिले बेरहम, ये कब तक आवाम की आपने बड़ी इंजीनियर्स नाअहल है या कोई करप्शन का सिलसिला है कि नए रोड बनाते फिर दोबारा खोदते फिर बनाते? यूनिवर्सिटी रोड मेरे भाई बनी थी 2016 में और 2016 में रेड लाइन का मंसूबा नहीं था। और रेड लाइन का मंसूबा अभी कोई 3 महीने पहले उसके ऊपर काम स्टार्ट हुआ है। प्लानिंग में तो इस वक्त पता नहीं क्या क्या है। तो अगर प्लानिंग के चक्कर में आप काम करना छोड़ दें तो फिर आप तनकीद इस बात पे करेंगे काम नहीं हो रहा। तो इसलिए काम होता है। ये जो रेड लाइन मंसूबा बनेगा जिससे फ़ायदा एक आम आदमी को, गरीब आदमी को होगा जो कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करता है। उसमें यूनिवर्सिटी रोड के बीच में सेंटर आइलैंड के ऊपर ये काम किया जा रहा है और सड़क को रिहेबिलिटेट किया जाएगा। और मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा ट्रैफिक कंजेशन का जो मसला है शहर का है वो इंशाल्लाह रेड लाइन मंसूबे के जरिए हल हो जाएगा। जो आपने ग्रीन लाइन बसेस की बात की, आपने बात बिल्कुल ठीक कही। इस पर थोड़ी सी आप इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करें कि किस दौर में, किस तारीख को, किसके फैसले के बाद ग्रीन लाइन बसेस जो कि चल रही थी उनको बैतुल मुकर्रम के उस ग्राउंड पर खड़ा कर दिया गया। ये मैं सवाल आपको छोड़ के जा रहा हूँ कि किसके कहने पर, किसके फैसले की वजह से, किसकी मदाखलत की वजह से वो ग्रीन लाइन बसेस जो कि सड़क पर चल रही थी उनको सड़क से हटा के बैतुल मुकर्रम के ऊपर फील्ड कर दिया गया। उस सवाल का आप थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन कर लें, बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब मिलेगा। जी सलाउद्दीन, आई एम वेरी सॉरी। आपने भी कहा कि पाकिस्तान जो है दिवालिया होने पे पहुंच गया है, तो उनको जो लोग लेकर आए थे उनका एहतसाब कब होगा? ये सिर्फ यही जो है नजरिया ज़रूरत सियासी जमातों की तरफ से जिंदा रहेगा और उनको रिलीफ, उनको मैं बहसियत कानून के तालिब इल्म के मैं डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी में तो बिलीव ही नहीं करता। और मैं उम्मीद करता हूँ कि पाकिस्तान की अदालतें भी जो है वो डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी में बिलीव नहीं करेंगी।
उनको ज़मीर के मुताबिक फ़ैसला नहीं करना चाहिए, कानून और आइन के मुताबिक फ़ैसला करना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ वो फ़ैसला किया जाएगा। जहाँ तक रिलीफ़ के टाइम फ्रेम का ताल्लुक़ है, उसमें बिल्कुल दिसंबर की डेट ये दी गई थी, लेकिन जो डेटाबेस बन रहा है और वो जो एक ट्रांसपेरेंट निज़ाम बन रहा है उसके लिए थोड़ा सा इल्तवा हुआ है, लेकिन मैं समझता हूँ बिल्कुल फाइनल स्टेजेस पर हम आ गए। बहुत जल्द वो पेमेंट का सिलसिला स्टार्ट हो जाएगा। थैंक यू।